हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 का संविधान जिसका नाम है, और हम करने वाले हैं इसका पार्ट 3। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में पहले अपलोड कर चुका हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में दे रखा होगा, वहां पर क्लिक करना तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट आपको मिल जाएंगे। अगर आपने देख लिया तो एक बार दोबारा जाकर देख लेना, चीज़ें अच्छे से रिकैप हो जाएगी, वो भी विद नोट्स है। ओके, और अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तब भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इंग्लिश के नोट्स के साथ। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं बेसिकली प्लेलिस्ट का लिंक है, क्योंकि हमारा लास्ट पार्ट है, इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं इस चैप्टर के एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करूंगा। ओके, तो चलो जी, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संविधान सभा के कामकाज की शैली। यानी संविधान सभा क्या था, हमें पता है संविधान सभा उन लोगों का ग्रुप था, ठीक है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। तो अगला टॉपिक हम यही देखने वाले हैं कि संविधान सभा में जो लोग थे उन्होंने काम कैसे किया। ठीक है, उन्होंने संविधान बनाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखा या कौन सा प्रोसीजर अपनाया। ओके, तो यही है कि संविधान सभा की शैली एकदम सरल थी, यानी जो भी संविधान सभा में जो भी लोग काम कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल इजी रास्ता और बिल्कुल सिंपल रास्ता अपनाया। क्या रास्ता अपनाया? संविधान बनाने के लिए संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान के हर प्रावधान पर विचार विमर्श करने के बाद ही उसे संविधान के अंतिम रूप में डाला। यानी कोई भी चीज़, यानी कोई भी टॉपिक या कोई भी प्रावधान को फाइनल संविधान में डालने से पहले उन्होंने उस चीज़ पर बैठक करी, उस पर विचार विमर्श किया, चर्चा वगैरह करी, डिबेट करा, डिस्कशन करा, और अगर वो सही लगा तभी जाकर उसे संविधान के अंतिम रूप में डाला। ओके, नेक्स्ट बात ये लिखी हुई है कि संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर ही विचार विमर्श किया। पूरे देश के हितों को, यानी संविधान सभा के लोगों ने ये देखा कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का फायदा नहीं होना चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए भारत में, और अगर ऐसा हो रहा है इस प्रावधान से तभी उसको संविधान में डाला जाएगा। मतलब सबका फायदा हो रहा है तभी उस प्रावधान को संविधान में डाला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखा संविधान सभा के लोगों ने। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि सदस्यों में प्राय मतभेद हो जाते थे, लेकिन सदस्यों द्वारा अपने हितों को आधार बनाकर शायद ही कोई मतभेद हुआ हो। यानी संविधान सभा में हाँ एक दूसरे के अपोजिशन में बहुत सारे लोग थे, एक दूसरे की बातें पसंद नहीं आई, ठीक है, तो वो डिस्कशन करते थे, डिबेट वगैरह करते थे, बट कभी भी डिबेट इस चीज़ पर नहीं हुई कि यार मेरे बारे में भी तो लिखो, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे को पावर दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। देश के हितों के लिए उन्होंने काम किया, तो ऐसे ही उन्होंने काम किया। क्या समझ आया इस टॉपिक में? हमें ये समझ आया कि संविधान सभा की जो भी कामकाज की शैली थी ना, वो एकदम सरल थी, हर चीज़ों पे बातचीत होती थी, विचार विमर्श होता था, तभी उसको अंतिम संविधान में डाला जाता था। और साथ ही में वो ये देखते थे कि पूरे देश का फायदा होना चाहिए इससे, और साथ ही में उन्होंने ये भी एंश्योर किया कि किसी एक बंदे का फायदा ना हो। संविधान सभा के लोगों ने अपने फायदे के लिए नहीं, देश के फायदे के लिए चीज़ें करी, प्रावधान बनाए। ओके, नेक्स्ट है जी कार्यविधि। कार्यविधि भी एक तरह से ऊपर के टॉपिक से रिलेटेड है कि कैसे काम किया, क्या तरीका अपनाया, क्या प्रोसीजर अपनाया। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है, विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थी। एक कमेटी का नाम आपको पता है ना, ड्राफ्ट कमेटी, प्रारूप समिति, जिसके जो BR अम्बेडकर जी थे वो हेड थे। अब आप मेरे को ये बताना, जो ड्राफ्ट कमेटी थी हमारी, यानी जो प्रारूप समिति थी, वो कब बनाई गई थी, या आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, आमतौर पर जवाहरलाल नेहरू हो गए, राजेंद्र प्रसाद हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, BR अम्बेडकर हो गए, इन सारे के सारे जो कमेटियां थी ना 8, उनके हेड हुआ करते थे। ओके, और मैं आपको बता दूं, ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे से समान नहीं थे। सरदार पटेल की जवाहरलाल नेहरू से नहीं बनती थी। जवाहरलाल नेहरू, अगर मैं गांधी जी की बात करूं तो BR अम्बेडकर की, इन दोनों की नहीं बनती थी। BR अम्बेडकर जी ये सोचते थे कि गांधी जी जो हैं वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए उतना काम नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए, ठीक है, नहीं शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, तो उनके लिए ज़्यादा काम नहीं कर रहे, ये इल्ज़ाम लगाते थे BR अम्बेडकर। यानी क्लैशेस थे, एक दूसरे से नहीं बनती थी, जो भी संविधान सभा के मेंबर थे सबकी एक दूसरे से नहीं बनती थी। फिर भी सभी ने एक साथ मिलकर काम किया, ठीक है, प्रत्येक प्रावधान पर चर्चा की जाती थी, कई प्रावधान पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए। इसका मतलब ये है कि डिबेट होता था, एक दूसरे पे बोला जाता था कि ये सही नहीं है प्रावधान, ये सही नहीं है, ठीक है, बट फिर भी इन्होंने साथ में आके डिबेट करी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो जाता था कि जी इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो क्या किया जाता था, इस प्रावधान को डाला जाए या ना डाला जाए, इसके लिए वोटिंग होती थी। ज़्यादातर लोग अगर बोलते थे कि हाँ इस प्रावधान को डालना चाहिए, तभी डाला जाता था। ओके, साथ ही में इन चर्चा को आम लोगों और अखबारों के लिए भी खोला जाता था, मतलब कोई भी आम बंदा भी ये चर्चा वगैरह को देख सकता था। और साथ ही में समाचार पत्रों को भी बोला जाता था कि आप इसको अपने पेपर में छापो, जिससे हमें लोगों का ओपिनियन भी मिले और लोग भी जान सके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था
कि जो संविधान सभा में लोग थे ना वो देश के लिए कर रहे थे और उनको पता था यार हम देश के लिए कर रहे हैं तो देश के लोगों को भी पता होना चाहिए, इसलिए उन्होंने समाचार पत्रों को बुलाया और उनको बोला कि इसको अपने अखबार में छापो। हर छोटी से छोटी चीज़ अखबार में छपती थी। और संविधान सभा में टोटल 166 बैठकें हुई। ये याद रखना, एक मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे संविधान सभा में टोटल कितनी बैठकें हुई संविधान सभा की, तो 166 बैठकें हुई। ओके चलो जी, अभी हमारा नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है। याद होगा मैंने आपको बताया था कि 13 तारीख को 13 दिसंबर 1946 को जो जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने प्रारूप समिति उद्देश्य प्रस्ताव दिए थे। ठीक है, कुछ चीज़ें उन्होंने बोली थी और उन्होंने बोला था कि ये सारी की सारी चीज़ें ना हमारे संविधान में होनी चाहिए। ओके, और यही है आपका नेक्स्ट टॉपिक, यानी उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु। क्या क्या बिंदु थे, क्या क्या बातें बोली हमारे जवाहरलाल नेहरू ने, उसके बारे में देखेंगे। पहले उन्होंने बोला कि भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य है। स्वतंत्र का मतलब एक आज़ाद देश है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? संप्रभु का मतलब वो देश होता है जिसपे किसी और देश का बंदा राज ना करे। 1947 से पहले ना हमारा देश जो था वो संप्रभु नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पे अंग्रेज राज करते थे। बट 1947 के बाद आज़ादी जब मिल गई हमें, उसके बाद तो हम संप्रभु बन गए। आज भी हमारा देश संप्रभु है, कोई दूसरा बंदा तो शासन नहीं करता ना, हमारे देश पे हमारे लोग ही शासन करते हैं, रूल करते हैं। नेक्स्ट है कि जी गणराज्य है। गणराज्य का मतलब क्या होता है? वो देश जहां पर लोग अपने नेता को खुद चुने, तो हमारा भारत गणराज्य भी है ना। 1947 के बाद ये बोली गई बात कि हमारा मतलब जो उद्देश्य प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने ये बोला कि भारत स्वतंत्र देश है, यानी इंडिपेंडेंट देश है, साथ में संप्रभु है, यानी यहाँ पर किसी और दूसरी कंट्री का रूलर जो है वो रूल नहीं कर सकता, और साथ ही में वो एक गणराज्य है, यहाँ पर लोग ही अपने नेता को चुनेंगे। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। नॉर्थ कोरिया में जो है नॉर्थ कोरिया गणराज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग अपने नेता को नहीं चुनते। किम जोंग को उन्होंने नहीं चुना। ओके चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट बात ये बोली गई कि जो भी एरिया है, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट जो उद्देश्य प्रस्ताव में यह बात बोली गई कि जो भी एरिया ब्रिटिश इंडिया के अंदर आता है, राजा रानी यानी देशी रियासतों के अंदर आता है, या उसको छोड़कर जो भी हिस्सा ऐसा है जो भारत में आना चाहता है ना, वो सारा का सारा एक ही संघ होगा। मेरे कहने का मतलब समझा? देखो मैं समझाता हूँ। ब्रिटिश भारत का हिस्सा, देसी रियासतों का हिस्सा, और वो एरिया जो भारत के संघ में शामिल होना चाहता है, वो एक ही संघ होगा। मतलब एक ही पूरा का पूरा इंडिया होगा। ऐसा नहीं कि अलग इंडिया, ये अलग इंडिया, ये इंडिया जो था वो पहले ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, ये इंडिया जो था राजा रानी, ऐसा भी नहीं है। पूरा देखते हो भारत एक ही है। क्या हम ऐसे बोलते कि यार ये वाला हिस्सा जो था अंग्रेजों के एरिया में था, ये देशी रियासतें थी? हम ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव था कि जो भी एरिया है ना, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया का है, चाहे वो राजा रानी वाला था एरिया, या जो भी उसके अलावा भी कोई एरिया था जो भारत में शामिल होना चाहता था, उसका एक ही संघ होगा, वो एक यूनिट कहलाएगा भारत। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट पार्ट या नेक्स्ट पॉइंट ये बोला गया हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में जवाहरलाल नेहरू ने कि संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी। स्वायत्त का मतलब इंडिपेंडेंट होगी। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। वह उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है जो संघीय सरकार को नहीं दी गई है। इसका मतलब क्या है? संघ की इकाइयां, संघ क्या हो गया? भारत। भारत की इकाइयां राज्य, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, ये। तो ये बात बोली गई हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में। तीसरा पॉइंट ये बोला गया कि जो भी संघ की इकाइयां हैं, जो भी अलग अलग राज्य, उनकी अलग अलग पावर होगी, अलग अलग सीएम वगैरह होगा। ठीक है, और उनके पास वो सारी की सारी, यानी सीएम के पास वो सारी ताकतें होगी जो देश की सरकार के पास, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास, या मैं बोलूँ पीएम के पास नहीं होगी। आप समझ रहे हो ना? जैसे दिल्ली का एग्जांपल देता हूं मैं। दिल्ली में केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी के पास थोड़ी सी अलग पावर है। पीएम के पास हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, उनके पास अलग पावर है। समझ पा रहे हो ना ये बात आप? तो यही बात बोली गई थी हमारे उद्देश्य प्रस्ताव में। तीसरा पॉइंट यही था कि जो संघ की इकाई है ना, जैसे दिल्ली, यूपी, ये सारी की सारी इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, और उनके पास वो सारी की सारी ताकतें होगी जो संघीय सरकार के पास नहीं है। जो पीएम के पास नहीं है वही सीएम के पास होगी सारी की सारी ताकतें। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, साथ ही में कानून के समक्ष समानता, भाषण और साथ में अभिव्यक्ति की आज़ादी तथा मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा दी जाएगी। यानी हमारे भारत के अंदर सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, कानून के समक्ष सबको समान माना जाएगा, और साथ ही में लोगों को भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी, अभिव्यक्ति यानी अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की आज़ादी होगी। चाइना में आप नहीं बोल सकते गवर्नमेंट के खिलाफ, इंडिया में बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी है।
ओके। और साथ ही में मौलिक स्वतंत्रता हो गया, ये मौलिक प्रावधान जो होते हैं ना हमारे मौलिक अधिकार, याद है आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को कि कौन कौन से मौलिक अधिकार है। आई होप आपको याद हो, आपने 9th क्लास के एंड वाले चैप्टर में पढ़ा था। ओके चलो जी, तो इन सब की गारंटी हमारा देश देगा, हमारा संविधान देगा। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे देश में, ठीक है, ये सारे के सारे अधिकार और समानता वगैरह। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये बोला उद्देश्य प्रस्ताव में कि जो अल्पसंख्यक, पिछड़े लोग, जनजाति क्षेत्र वाले लोग, दलित हो गए और अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, सुरक्षा का मतलब है कि उनके साथ भेदभाव ना हो, उनको जॉब में थोड़ा आगे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें करी जाएगी। ओके, जिनके साथ थोड़ा भेदभाव हुआ उनको आगे बढ़ाया जाएगा और ये ध्यान रखा जाएगा कि उनको सुरक्षा दी जाए और उनके साथ आगे भेदभाव ना हो। ठीक है, जैसे कि आज इंडिया में अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है ना तो उसको जेल भी हो सकती है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि गणराज्य है। गणराज्य यानी हमारा देश, भारत देश गणराज्य है ना। यहाँ पर जो लोग हैं जो वही तो अपने नेता को चुनते हैं। गणराज्य का मतलब वह देश जहाँ पर लोग अपने नेता को चुने उसे गणराज्य कहते हैं। ठीक है जी, तो गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता यानी हमारे देश की सुरक्षा थल, जल और आकाश की सुरक्षा सभ्य देशों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। यानी हम अपने देश की सुरक्षा थल, जल और आकाश, थल का मतलब होता है जमीन, जमीन में इंडियन आर्मी है ना, और नेवी है हमारी, और उसके बाद एयरफोर्स वगैरह है, आकाश में एयरफोर्स है, जल में नेवी है। तो इन तीनों जगह से हम अपने देश की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, अखंडता को बनाए रखेंगे। कोई दूसरा देश हमारे पे अटैक नहीं कर सकता, हमारी जमीन नहीं ले सकता, क्योंकि हम इसकी सुरक्षा करेंगे। और ऐसी सुरक्षा करेंगे जैसी एक सभ्य देश करता है, अपने कानून के अनुसार करेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं करेंगे कि जी हम श्रीलंका में पहुंच गए, उनके एरिया का कब्जा कर लिया, ऐसे नहीं करेंगे हम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम एक सभ्य देश है, हम अपने देश की सुरक्षा, जैसे एक आप देखोगे ना, इंडियन डिफेंस फोर्स, डिफेंस करेंगे हम अपना, किसी पे अटैक नहीं करेंगे, डिफेंस फोर्स है हम। अगर कोई हमारे साथ गलत करता है, हमारे एरिया को लेना चाहता है, तब हम रिएक्ट करेंगे, उससे पहले हम किसी के साथ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी, चलो ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट है कि भारत विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए पूर्ण योगदान करेगा। मतलब नेक्स्ट पॉइंट हमने ये बोला, उद्देश्य प्रस्ताव में ये बोला कि हम क्या करेंगे, विश्व शांति के लिए काम करेंगे कि पूरी दुनिया में शांति रहे, इसी के लिए योगदान देते रहेंगे। कहीं लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने की जगह उसे रुकवाने की कोशिश करेंगे। ओके चलो जी, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्ति और सत्ता का स्रोत जनता होगी। यानी भारत में जो भी होगा ना वो लोग ही डिसाइड करेंगे, लोगों से ही पावर मिली है संविधान को। ठीक है, हमारे स्वतंत्र भारत को भी लोगों से पावर मिलेगी और संप्रभु भारत को भी लोगों से, मतलब सब कुछ यहाँ पर संविधान के अकॉर्डिंग होगा और उस संविधान को लोग रिस्पेक्ट करें, इसलिए सारे के सारा स्रोत लोग ही होंगे। ठीक है, मतलब लोगों के अकॉर्डिंग ही संविधान में चेंज होंगे या लोगों के अकॉर्डिंग ही संविधान जो है वो चलेगा। ठीक है जी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो। चलो जी, पार्ट 3 हमारा खत्म, चैप्टर हमारा खत्म। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का जो नेक्स्ट चैप्टर अपलोड करूंगा उसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, नहीं तो आप देखो क्या कर सकते हो, जैसे चैनल पे आते हो, मेन पॉइंट स्टडी लिखते हो तो उसके बाद स्लाइड करना, प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा, तो आप देखना कि क्लास 10 राजनीति विज्ञान, ठीक है, विद नोट्स ही हैं, डोंट वरी, सारे के सारे चैप्टर। ओके, तो बाकी 2-3 चैनलों का लिंक आपको नीचे दे रखा है, मेन पॉइंट टेक का, गेमिंग का। मेन पॉइंट टेक पे मैं अर्निंग से रिलेटेड बताता रहता हूँ कि मेरी अर्निंग कैसे आई, आप यूट्यूब कैसे स्टार्ट कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर देना, वीडियो वगैरह अपलोड कर रही होगी तो देख लेना और समझने की कोशिश करना कि हम ऑनलाइन कैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलो जी, और मैं आपको बता दूँ क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्लास 11। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी 11 ब्रैकेट में आर्ट्स लिखना है, आर्ट्स। ठीक है, तो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए है, वहाँ पर मैं नोट्स वगैरह भी डाल दूँगा और सारी की सारी चीज़ें आपको बता दूँगा। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो इंस्टाग्राम पेज है हमारा मेन पॉइंट स्टडी का, उसको भी आप फॉलो वगैरह कर लेना, मैं न्यू अपडेट जो भी होगी वहीं पर देता रहूँगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।